तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज एकादशी का पर्व है, देवोत्थान एकादशी जिसे कहा जाता है। आप लोग गन्ना खूब चूसे होंगे, बढ़िया बढ़िया वाली गन्ना। तो जिस तरह से आप लोग किसी त्योहार से खुश होकर के जो है मौज मस्ती करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप लोग मौज मस्ती से उल्लास के साथ स्टडी करिए ताकि आपका उज्जवल भविष्य हो। तो हम लोग फिर आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, यहाँ तक आप लोगों को इसके विभेदक लक्षण के बारे में बताया गया। पिछले लेक्चर में जस्ट अभी आप लोगों ने देखा कि एनिलिडा, तो एनिलिडा जिसका एग्जाम्पल केचुआ है। आप लोग बखूबी से केचुआ को देखे हैं। केचुआ किस तरह से गति करता हुआ चलता है, जैसे लगता है कि आगे पीछे बिल्कुल रेल के डिब्बों की तरह से जो है खिसकता हुआ चलता है। अब जैसे ही हमने आपको कहा रेल का डिब्बा, आप समझ जाएंगे कि एक डिब्बा दूसरे डिब्बा से जुड़ा होता है। उसी तरह से केचुए का शरीर बिल्कुल सेगमेंटेड होता है, खंडों में विभक्त होता है, अर्थात अलग अलग खंडों में अलग अलग इसके आर्गन्स होते हैं और इस तरह से ये व्यवस्थित होता रहता है। तो एनिलिडा के बाद अब हम 7वां फाइलम लेकर आए हैं जिसे हम मोलस्का कहते हैं। 7वां फाइलम है जंतु जगत का 7वां फाइलम है मोलस्का। मोलस्का जिस तरह से पीछे सभी प्रकार के फाइलम के बारे में आप लोगों ने देखा कि किसी न किसी वैज्ञानिक का श्रेय उस फाइलम को खोजे जाने के आधार पर या उसका नामकरण किया या उस फाइलम के बारे में डिटेल स्टडी किया। तो इसी तरह से ये फाइलम मोलस्का का भी डिटेल स्टडी करने का श्रेय जिस वैज्ञानिक को है, उनका नाम है जॉनस्टन। 1650 वैज्ञानिक हैं जॉनस्टन। 1650 इन्होंने फाइलम मोलस्का का नाम दिया। अब जैसा कि मोलस्का ये शब्द फाइलम के लिए इंडिकेट है, तो इसका अर्थ होता है मोलस्क के मीन्स होता है, मोलस्क मीन्स होता है सॉफ्ट। मोलस्क मीन्स होता है सॉफ्ट या मुलायम। तो पहले हम इसका उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। मोलस्का संघ के जो जंतु हैं जिसका उदाहरण है सीप और घोंघा। घोंघा आप लोग देखे होंगे तालाब पोखरियों में। इस तरह से जब पानी बिल्कुल शांत रहता है तो आप ध्यान से देखेंगे कि वो इतना मौज मस्ती करता है कि बिल्कुल एकदम तैरता है उसी पानी के ऊपर।
ऐसे कंडीशन में देखेंगे आप लोग कि इतनी मस्ती से वो तैरता है कि जैसे लगता है कि इसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं। ऐसे कंडीशंस में आप सपोज करिए कि एक घोंघा वो है जो आपको बड़ी बड़ी मेड़ में मिलता है। अब बेचारा एकदम पड़ा रहता है, जैसे लगता है कि इसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन वही जब पानी के ऊपर तैरता है तो जैसे लगता है कि इतनी बड़ी मौज मस्ती कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें तैरने के लिए या लोकोमोशन करने के लिए इनमें मांसल पाद पाए जाते हैं। मांसल पाद पाए जाते हैं तैरने के लिए। अगली विशेषता क्या होती है कि इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक प्रकार का कवच होता है, खोल होता है। और वो जो कवच या खोल होता है वो कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम का आवरण होता है। और उस आवरण को हम कहते हैं मेंटिल। मेंटिल, उस आवरण को हम कहते हैं मेंटिल। ये जो मेंटिल या इसका आवरण है, ये आवरण बनता कैसे है? ये सिक्रीशन से होता है, श्रावण से होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो इसका कैल्शियम युक्त कवच है वो सिक्रीशन करता है, श्रावण करता है। और धीरे धीरे इस तरह से सिक्रीशन करते करते उसकी लेयर्स बनती रहती है। एक लेयर्स, दो लेयर्स, तीन लेयर्स, इस तरह से लेयर्स बनते बनते बिल्कुल कठोर कवच हो जाता है। तो बाहर की तरफ तो हम देखते हैं कि इसके बहुत कठोर कवच है, लेकिन अंदर अंदर जो बेचारा जीव है वो बिल्कुल एक प्रकार के तरल पदार्थ में सराबोर हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी रोशनाई में हम सोखते को डाल दें तो सोखता पूरी उस रोशनाई को सोख करके और एकदम लटपटा चटपटा बन जाएगा। उसी तरह से इस मेंटल के अंदर, इस आवरण के अंदर जो बेचारा जीव है वो एक प्रकार के श्लेष में म्यूकस का सिक्रीशन करता है और उस श्लेष के द्वारा उसका कोमल शरीर उसमें सुरक्षित रहता है। आपको कोमल शरीर यह शब्द कहां से मिला? फाइलम मोलस्का। क्योंकि फाइलम मोलस्का का जो अर्थ होता है, ये मोलिस, और मोलिस के मीन्स होता है सॉफ्ट, मुलायम। यानी इसके नाम से ही मालूम है कि इस संघ के जो जंतु होंगे वो बिल्कुल कोमल होंगे, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। बाहर की तरफ तो इसकी कवच को देखने से लगता है कि बहुत कठोर है, लेकिन अंदर जो इसके जीव रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है। और उस मुलायम होने का कारण क्या है कि इसमें श्लेष्म या म्यूकस होता है और उस म्यूकस के अंदर बिल्कुल ये आराम से पड़ा रहता है। तो मांसल पाद तैरने के लिए मेंटिल या आवरण पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है जो इसके कोमल शरीर को बनाए रखने का कार्य करता है। इस संघ की विशेषता होती है। अगली विशेषता होती है, अभी हम लोगों ने छठा फाइलम एनिलिडा पढ़ा और एनिलिडा में हम आप लोगों को बताए थे कि बॉडी इज मेटामेरिक सेगमेंटेड। इसकी शरीर जो होती है वो खंडीय होती है, अर्थात खंडों में बटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मोलस्का संघ के जंतु हैं ये अखंडीय होते हैं, अखंडीय होते हैं, अर्थात अनसेगमेंटेड होते हैं।
अनसेगमेंटेड होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि इनका शरीर जो है खंडों में नहीं बटा होता। अगली विशेषता हम लोगों ने देखा कि फाइलम एनिलिडा में जो सभी प्रकार के सिस्टम थे, उन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा कि लोकोमोशन के लिए चींटी पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, लोकोमोशन के लिए मांसल पात पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इंपॉर्टेंट है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कह रहा है कि इनके पाचन के लिए एक लिवर होता है, एक यकृत होता है, लेकिन भोजन को चबाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को गौर करिएगा, भोजन को चबाने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम रेडुला कहते हैं। रेडुला, रेडुला क्या है, ये भोजन को चबाने के लिए इनमें रेडुला नामक संरचना पाई जाती है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो खुला प्रकार का होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आप लोगों ने देखा कि उसमें एक निश्चित पाइप लाइन होती है जिसके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब खुला ब्लड सर्कुलेशन होगा, खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा, तो उसमें क्या होगा कि निश्चित नहीं बल्कि छोटी छोटी अनियमित प्रकार की संरचनाओं के द्वारा इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। ऐसे प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को हम कहते हैं खुला प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगली विशेषता क्या है कि इनमें जो रुधिर होता है, इस रुधिर में हीमोग्लोबिन ना होकर के हीमोसायनिन पाया जाता है। ये रंगा पदार्थ हीमोसायनिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड नीला या हरा दिखाई देता है। नीला या हरा दिखाई देता है। तो ये थे फाइलम मोलस्का के महत्वपूर्ण लक्षण। मांसलपात पाए जाते हैं, इसमें मेंटल या आवरण होता है, श्लेष्म के द्वारा कोमल शरीर होता है, अनसेगमेंटेड होते हैं, अखंडी होते हैं, रेगुलर भोजन को चबाने के लिए होता है, रुधिर में हीमोसायनिन पाया जाता है और कैल्शियम युक्त कवच का श्रावण करके इस तरह से मेंटल का आवरण जो है ये मेंटल या आवरण बनाने का कार्य करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को पहले ही बता दिए, सीप और घोंघा। इनमें तंत्रिका तंत्र के रूप में कुछ गैंग्लियंस होते हैं जिनके द्वारा शरीर में कुछ धागे सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी ये संरचना हमें प्राप्त होती है, लेकिन पूर्ण विकसित नई संरचनाएं होती है। तो ये था 7वां फाइलम मोलस्का। अब इसके बाद हम लोग अगला फाइलम 8वां फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद 8वां फाइलम है आर्थ्रोपोडा।
फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसा कि नाम से ही आप लोगों ने देखा कि जितने प्रकार के फाइलम आप लोगों ने पढ़े, सब फाइलम के नाम से ही उसकी विशेषता मालूम हो जाती है। तो इस तरह से आठवां फाइलम आठवां फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो हम लोग आठवां फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा, जैसा कि नाम से ही मालूम है कि यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आर्थ्रांस और दूसरा है पोडा। आर्थ्रान और पोडा। आर्थ्रान के मीन्स होता है जॉइंट और पोडा मीन्स होता है फीट। अर्थात कहने का मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जोड़ीदार पैर या सांधित पाद, जॉइंटेड लेग्स। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ा कि ये सब के सब जंतु अखंडीय होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। इसके पहले एनीलिडा को हमने पढ़ा कि एनीलिडा के जंतु जो होते हैं वो मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं, खंडीय होते हैं। तो ये फिर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कहेंगे कि इन जो जंतु होते हैं वो खंडी होते हैं, अर्थात खंडों में बटे होते हैं। लेकिन इनके जो खंड हैं वो मुख्य रूप से कुछ विशेषता के साथ होते हैं, अर्थात जो भी खंड होंगे उन खंडों पर जोड़ीदार पैर पाए जाएंगे, जॉइंटेड, पार्श्व में अगल बगल। उदाहरण के रूप में आप इसके फाइलम आर्थ्रोपोडा का उदाहरण आप देखे होंगे, गोजर, कनखजूरा, शतपीड़, सहस्त्रपीड़, सेंटीपीड्स, ग्वालेन जिसे कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जितने भी प्रकार के जंतु हैं ये इनके अगल बगल पैर पाए जाते हैं। बिच्छू है, आप देख रहे हैं अगल बगल पैर पाए जाते हैं। इसी तरह से मच्छर है, अगल बगल पैर पाए जाते हैं। दीमक है, जू है, खटमल है, जितने भी प्रकार के इस संघ के जंतु हैं सब जंतुओं में जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। इसीलिए इस संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा, अर्थात आर्थॉन मीन्स जॉइंट्स और पोडा मीन्स पैर। एक चीज और हम आपको बताना भूल गए कि जिस तरह से हर फाइलम के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम या उसको नाम देने वाले वैज्ञानिक के नाम की जिक्र हम लोग करते थे, तो उसी तरह से आर्थ्रोपोडा में भी ये वान सीबोल्ड एक वैज्ञानिक हैं, वान सीबोल्ड, ये वैज्ञानिक हैं वान सीबोल्ड, जिन्होंने 1845 ईस्वी में
आर्थ्रोपोडा नाम दिया, अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ नाम दिया। एक क्वेश्चन और कंपटीशन की परीक्षाओं में अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि जंतु जगत का वह कौन सा फाइलम है, वो कौन सा संघ है जो सबसे बड़ा माना जाता है। विच ऑफ द बिगेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, या सभी फाइलम में, सभी संघों में सबसे बड़ा संघ कौन है, तो उसका आंसर है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा जातियां होती हैं और यहां तक कि इस संघ के जंतु हर जगह दिखाई देते हैं। जल में पाए गए, वायु में पाए गए, स्थल में पाए गए, हर जगह विराजमान होते हैं। कुछ रेंग कर चल रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, तो कुछ बिलों में रह रहे हैं। तो इस तरह से इस संघ के जो जंतु हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसीलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पाया जाता है, कहा जाता है। मुख्य रूप से इनके शरीर का जो सेगमेंटेशन होता है वो 3 भागों में होता है। सिर, वक्ष और उदर। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर, इस तरह से मुख्य रूप से 3 भागों में इनके शरीर की संरचनाएं बटी होती है। सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस संघ के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं के बाहर की तरफ जो बाह्य कंकाल बनता है, जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, वो बाह्य कंकाल काइटिन युक्त मोटी त्वचा युक्त आवरण का बना होता है। अर्थात ये काइटिन युक्त आवरण का बना होता है। काइटिन युक्त आवरण होता है और ये बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। अगली विशेषता आपको जो होती है कि ये काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल होता है, इसके साथ साथ इसमें पेशियां रेखित होती हैं। पेशियां रेखित होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि रेखित पेशी, अरेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी का मतलब है कि ऐसे प्रकार की पेशियां जिस पर हमारा नियंत्रण है। जैसे हम अपने हाथ को उठा रहे हैं, हम अपने पैर को पटक रहे हैं, तो ऐसे प्रकार की पेशियां इनमें जो कार्य कर रही हैं वो कैसी हैं? ऐच्छिक है, हमारी इच्छा पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि आपको लैट्रिन लगी है, आपको पेशाब लगी है, आपको भूख लगी है, ऐसे प्रकार की पेशियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। आपको पेशाब लगी है और कह दिया जाए कि रोके रहिए पेशाब, जरा संभाल करके, तो क्या संभव है?
इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रकार की पेशियों को हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इस पर हमारी इच्छा नहीं चलने वाली है। पेशाब लग गई है तो आपको बाथरूम जाना ही जाना है। इट इज मस्ट एबल फॉर बाथरूम। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी फिर करेंगे, लेकिन यहां पर एक शब्द आ गया रेखिक पेशी, तो थोड़ा सा चर्चा हमने कर दिया। रेखिक पेशी क्या है? वही पेशी जिसे हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी। अर्थात ऐच्छिक पेशी और रेखिक पेशी ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं। और ऐसी प्रकार की पेशियां खासकर वर्टिब्रेट्स में वहां पाई जाती हैं जहां पर बोन्स या हड्डी होती है। लेकिन हम आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा रहे हैं और फाइलम आर्थ्रोपोडा इज बिलोंग टू नॉन वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेटा नहीं है, यहां पर हड्डी की बात नहीं है, लेकिन पेशी की बात है। तो ऐसे प्रकार की पेशियां हैं जो ऐच्छिक पेशी हैं, रेखिक पेशी हैं। इस प्रकार की पेशियां, ये जो बाह्य कंकाल होता है, इनका काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, इनके पंख हैं, इनके पैर हैं, इनके जॉइंट्स या जोड़ों पर जो प्रकार की पेशियां हैं वो रेखिक पेशियां हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छा पर डिपेंड है। जब वो अपने पंख को फैलाकर चलना चाहेंगी तो उड़ेगी, जब नहीं फैलाएंगी तो नहीं उड़ेगी। अगली चीज, इनमें उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, वो एक प्रकार की ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं के द्वारा होता है, जिसे हम मालपीघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मालपीघियन ट्यूब्यूल्स, मालपीघी नलिकाएं कहते हैं। इनके द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है। इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अभी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा उत्सर्जन, अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले फाइलम में, कि वहां पर फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक एक विचित्र चीजें आपको मिलेगी जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर नीट के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं कि किस संघ में मालपीघियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, तो किस संघ में फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे विचित्र प्रकार के नाम आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी वीडियो है, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा करिए, तभी आपको मजा मिलेगा। सिर्फ वीडियो आप टच करके बंद कर देंगे तो आपको मजा नहीं मिलेगा। पूरा अध्ययन आपको तब मिलेगा जब एक एक पॉइंट को आप टच करेंगे। अगला जो लक्षण है, इनमें जो लाइफ साइकिल चलती है, जीवन चक्र चलता है, ये कई प्रकार की शिशु प्रावस्था में चलता है। और ये जो शिशु प्रावस्था में चलता है, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। तो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण, इनके लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में कई शिशु प्रावस्थाएं होती हैं, और कई शिशु प्रावस्थाओं के बाद तब जाकर के ये वयस्क का निर्माण होते हैं। काया का मतलब ही होता है शरीर, और कायांतरण इसका मतलब कि इनके शरीर का जो निर्माण होता है वो एडल्ट्स बनने में कई स्टेप से गुजरते हैं। इसी चीज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। अगला लक्षण है कि इनमें हीमोसील नामक
गुहा पाई जाती है। हीमोसील नामक गुहा पाई जाती है। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मुख्य लक्षण थे, जिनको आप लोगों ने देखा कि इनका शरीर जो होता है वो जोड़ीदार होता है, जॉइंटेड फीट के रूप में होता है। इनमें सिर, वक्ष और उदर खंडों में शरीर इनका बटा होता है। इनमें काइटिन युक्त का आवरण होता है जो बाह्यकंकाल का निर्माण करता है। इनमें रेखिक पेशियां पाई जाती हैं तथा उत्सर्जन मेटामाल्पिघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। मेटामॉर्फोसिस होती है जीवन साइकिल में, और हीमोसील नामक गुहा पाई जाती है। तो ये थे फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा फाइलम मोलस्का, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बेचारा घोंघा किस तरह से पानी पर उतराता है, एकदम तैरता है बिंदास, ड्यू टू मांसल पाद के द्वारा। ऐसे मांसल पाद के द्वारा वो उतराता रहता है, और उसमें उसका शरीर कोमल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें श्लेष्म या म्यूकस का श्रावण होता है, जो मेंटिल के अंदर, उस आवरण के अंदर उसको मुलायम बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये थे आज के वीडियो में, इतना ही। शेष हम फिर मिलेंगे। तो इस तरह से जो भी कमेंट्स आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। अच्छे बच्चों का भविष्य ना खराब हो, उनको किसी भी आर्थिक स्थिति की तंगी हो तो ऐसे सुझाव दीजिए, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया टॉपिक को अच्छे ढंग से याद करते रहें। ठीक, धन्यवाद।